गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पुस्तक से इकाई 7 में ग्रामीण विकास के बारे में कुछ बताया था। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। विपणन सहकारी समितियां। सहकारी विपणन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते हैं, इसलिए ये कई रूपों में उभर सकता है। पूरक कंपनियां और प्रत्यक्ष प्रतियोगी वर्ग समान रूप से लाभप्रद सहायक विपणन अभियानों को संपन्न कर सकते हैं। किसानों के लिए सहकारी विपणन का लाभ विविध रूप में है। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं: किसानों की सौदाबाजी करने की ताकत में वृद्धि करना, अंतिम खरीदारों के साथ अडिग व्यवहार का संपादन, क्रेडिट का प्राविधान। सहकारी विपणन समितियां किसानों को ऋण प्रदान करती हैं ताकि किसान कटाई के तुरंत बाद अपनी उपज को बेचने की जल्दीबाजी ना करें की शर्त से उन्हें दूर रखने के लिए ये किसानों को अन्य चीज़ों की भी गारंटी देता है। चौथा है आसान और सस्ता परिवहन। पांचवां भंडारण सुविधाएं। 6 है ग्रेडिंग और मानकीकरण। 7वां है बाजार के बारे में जानकारी। 8वां बाजार की कीमतों को प्रभावित करने वाले तथ्य। और 9वां उपभोक्ता वस्तुओं की जानकारी के संदर्भ में प्रावधान। सहकारी विपणन समितियां आसानी से अपेक्षाकृत कम कीमत पर खाद, बीज, कीटनाशक, उर्वरक एवं उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर खरीद कर सकती हैं और उन्हें सदस्यों को आवंटित कर सकती हैं। फिर 10वां है कृषि उपज का प्रसंस्करण। उपरोक्त कार्यों के अलावा सहकारी समितियां तिलहन की पेराई, कपास का ओटना और प्रसंस्करण गतिविधियों को संपादित करने में सक्षम होती हैं। फिर है कृषि विविधता। कृषि विविधीकरण का अभिप्राय कम उत्पादकता की फसलों और फार्म कार्यों के स्थान पर अपेक्षाकृत उच्च मूल्य की फसलों और अन्य फार्म उत्पादों में संसाधन अंतरित करना है। भूमि और जल संसाधनों की वहनीयता भी कृषि विविधीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। विविधीकरण की प्रक्रिया कृषि और संबद्ध कार्यों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन आदि और या दूसरा फसलों के स्वरूप में विविधीकरण। दूसरी श्रेणी को आगे निम्नलिखित में पुनः विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है खाद्य फसलों और खाद्येतर फसलों के बीच विविधीकरण। दूसरा है अनाज और अनाज से भिन्न खाद्य फसलों के बीच विविधीकरण। तीसरा है परंपरागत फसलों और बागवानी के बीच विविधीकरण। और चौथा है निम्न उत्पादकता या निम्न मूल्य फसलों से उच्च मूल्य फसलों के बीच का विविधीकरण। फिर कृषि विविधीकरण हेतु नीतियाँ। नीतियाँ क्या क्या थी? राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन। फिर तीसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चौथा है राष्ट्रीय किसान नीति 2007। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इन सबको जो है, इन नीतियों को अपनी पुस्तक से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है जैविक कृषि। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवारनाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती से होने वाले लाभ: कृषकों की दृष्टि से लाभ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। फिर लाभ जो है मिट्टी की दृष्टि से क्या होता है? जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। नेक्स्ट लाभ पर्यावरण की दृष्टि से है। पर्यावरण की दृष्टि से जो लाभ है उसमें क्या है? भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद्य बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है, फसल उत्पादन की लागत में कमी और आय में वृद्धि होती है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता का खरा उतरना भी एक लाभ है। तो बच्चों, आज ग्रामीण विकास का लेसन इसी के साथ समाप्त होता है। इसके आगे हम इस लेसन के क्वेश्चन देंगे, तो आप लोग दोनों वीडियो एक साथ कंटिन्यू करके पढ़िएगा और बुक खोल के उसको भी साथ साथ पॉइंट को नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये नोट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बताए हैं, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा।